सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला। बिल्कुल, हरियाणा में जो है वो केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2 का जो 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके ऊपर हरियाणा में भी एक हरियाणा जन संवाद वर्चुअल रैली रखी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की इस रैली को लेकर क्या तैयारी है और कितने बजे ये रैली शुरू होगी और कौन कौन नेता इसमें शिरकत करेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला हैं। बराला साहब, आपने जो वर्चुअल रैली 14 जून को यानी कल जो रखी है, क्या समय है और किस तरीके की तैयारी है और कौन कौन नेता उसमें पहुंच रहे हैं सर? कल जो हमारी रैली होगी 14 तारीख यानी इतवार को, ये 11 बजे से ये रैली शुरू हो जाएगी। और इस रैली में 2 मंच हमारे लगे हैं। एक मंच हमारा यहाँ पंचकुला में सेक्टर 16 का अग्रसेन भवन है वहाँ पे, और दूसरा दिल्ली में है। दिल्ली से हमारे जो मुख्य वक्ता हैं नरेंद्र तोमर जी वो जुड़ेंगे और हमारे प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी वो जुड़ेंगे। और यहाँ से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया जी और मैं भी यहाँ पर इसमें पंचकुला के कार्यक्रम में रहूँगा। तो ये यहाँ से 2 जगह से मुख्य रूप से इसके मंच होंगे और हमारे नेता इसको संबोधित करेंगे। इस वर्चुअल रैली का किस तरीके से डिजाइन बनाया गया है? नरेंद्र तोमर और जो अनिल जैन आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, वो किस तरह से संबोधित करेंगे? कितने लोगों के साथ आप संवाद करने वाले हैं? देखिए, इसमें कई हजार लोगों के पास इसमें जो हमारे कार्यकर्ताओं की सूची है उनके पास सीधा लिंक भेजा जा रहा है। और दूसरा जो इसके जो फेसबुक लाइव है, इंस्टाग्राम है, अपना फेसबुक पेज है, और दूसरा केबल नेटवर्क है, इसके माध्यम से तथा जो टीवी चैनल हैं इनके माध्यम से इसका प्रसारण होगा। और मैं समझता हूं कि एक पहला ऐसा मौका होगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इस रैली को सुनेंगे। और इसमें एक आंकड़ा जो अभी तक मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि 50 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली को कल सुनने वाले हैं। बराला साहब, जो ये पंचकुला में आपने मंच बनाया है, इस मंच पर लॉकडाउन के जो नियम हैं, 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो और तमाम जो दूसरे एहतियात बरतने हैं उनका किस तरीके से पालन किया जाएगा? और साथ ही जो ये रैली पंचकुला में जिस स्थल पर है उसके आसपास क्या कोई बड़ी स्क्रीन लगाकर ऐसी भी कोई व्यवस्था करेंगे? और अगर बड़ी स्क्रीन लगाएंगे तो वहाँ ज़्यादा लोग ना जुड़े, इसके लिए क्या इंतजाम रहेंगे? देखिए, वहाँ पर कोई बाहर इसकी कोई स्क्रीन वगैरह इसकी उस हाल से बाहर नहीं लगाई जाएगी। हाँ, उसके जो चौक चौराहे हैं वहाँ पर जो साज सज्जा एक सामान्य रैली में होती है वैसी साज सज्जा यहाँ पे भी की जाएगी। और 50 से ज़्यादा कार्यकर्ता उस हॉल के अंदर ना आए, ऐसी व्यवस्था हमने की है। वहाँ पर कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी लगाई, सूचीबद्ध कार्यकर्ता ही उस हॉल के अंदर आ पाएंगे। और जो भी कार्यकर्ता अंदर आएगा वो पहले अपने आप को सैनिटाइज, वहाँ पर हाथ सैनिटाइज करके और फिर वो अंदर आएगा, फेस कवर लगा करके आएगा। और जो हॉल है उसमें बैठने की व्यवस्था भी जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स तय हैं उसके आधार पर होगी। और उस जो हॉल है उसके अंदर जो हम वक्ता होंगे वो जो सुनने वाले लोग हैं उनको भी देख पाएं, हजारों की संख्या में एक साथ वो दिख पाएं, ऐसी व्यवस्था की है। वहाँ मंच के सामने स्क्रीन लगाई गई हैं और जो लोग इस रैली को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको भी हम लोग देख पाएंगे। तो एक वास्तविक रैली जैसा एक आभास वहाँ पर उस हॉल के अंदर होगा। आपके भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जो उनकी दूसरी टर्म है उसका 1 साल पूरा होने पर उनकी उपलब्धियों को लेकर आप ये रैली कर रहे हैं। हरियाणा में आपके साथ जननायक जनता पार्टी गठबंधन में है, तो क्या उनके कोई नेताओं को भी आपने आमंत्रित किया है या फिर उनके कार्यकर्ता जो है वो रैली से जुड़ेंगे, क्योंकि अब आप गठबंधन में सत्ता में हैं? देखिए, रैली क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसकी 1 साल पूरा होने पर उसकी उपलब्धियों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ, लेकिन निचले स्तर पे जो लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं वो लोग इस रैली को जुड़ करके देखें, किसी भी वो राजनीतिक दल का हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हमने इस बात का आग्रह किया है कि निचले स्तर पे जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा आम जन भी इस रैली को देख सकें, इस बात की व्यवस्था हमने की है। राणा साहब, जो आपकी वर्चुअल रैली हो रही है इसको लेकर विपक्ष जो है वो खासतौर पर कांग्रेस जो है वो हमलावर है, कह रही है कि कोविड-19 के चलते पूरा देश आर्थिक स्थिति से जो है वो जूझ रहा है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो डगमगाई है, लेकिन बीजेपी जो है
वो चुनाव के ऊपर निशाना जो है वो लगाए हुए हैं। बिहार के जो चुनाव होने हैं उसके चलते जो है वो चाहे आपके केंद्रीय गृह मंत्री हों या फिर हरियाणा के जो आपके नेता आपके समेत चाहे मुख्यमंत्री हैं वो रैलियां कर रहे हैं, इस तरीके के इतने खर्चे कर रहे हैं, इतने ज़्यादा पैसे जो हैं वो इस तरीके से लगाए जा रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, मैं हुड्डा साहब को इस बात के लिए निश्चिंत करना चाहूँगा कि ये रैली ना ही तो खर्चे के मामले में और ना ही व्यवस्थाओं के मामले में किसी भी प्रकार से किसी को संकट में डालने वाली है। और मैं तो एक बात कहता हूँ भी, हुड्डा साहब भी विपक्ष के नेता हैं, वर्चुअल मीटिंग तो ये भी करते ही है ना, इस प्रकार की वेब मीटिंग ये भी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी रैली कर पाएंगे। लेकिन भविष्य में अगर कहीं कोई इस प्रकार की बात आती है तो नई तकनीक का इस्तेमाल करना ये मुझे लगता है कि बड़ी एक जरूरी भी है, एक अच्छी बात भी है। मैं तो आपको भी हुड्डा साहब इस बात का वो सलाह देना चाहूँगा कि कभी भविष्य में आप लोगों को इस प्रकार की रैली करनी पड़े तो आप भी इस प्रकार की रैली करेंगे, और हमसे इस प्रकार की रैली में कोई अगर सलाह चाहेंगे रैली करने की वो भी हम आपको देंगे। हाँ, लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, देखिए वास्तव में एक बहुत बड़ा संकट के दौर से पूरा देश नहीं पूरी दुनिया गुजर रही है। लेकिन जिंदगी चलती रहे, व्यवस्थाएं नए तरीके से खड़ी होती रहें, लोग अपने अपने स्थान पर जिस भी तरीके से रह सकते हैं वो ठीक प्रकार से रहें, ये सारी की सारी ये चीज़ें साथ साथ ये चलती रहेंगी। और सरकारों ने भी, चाहे केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, आम जनता को कोई इसमें बीमारी से लड़ने से लेकर के इलाज करवाने से लेकर के और भूखे को भोजन मिले, सारी व्यवस्थाएं एक तरफ जहां की है, और दूसरी तरफ जो हुड्डा साहब जिस बात की चिंता कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की चिंता भी करते कई बार दिखाई देते हैं। बड़ी अच्छी बात है, विपक्ष के नेता हैं, करनी भी चाहिए। और मैं एक बात उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दौर में देश का नेतृत्व किया है और दुनिया में भी एक अपना संदेश जिस प्रकार से उन्होंने एक पकड़ अपनी दिखाई है इस दौर में, वो ये बात को दिखाता है, दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेतृत्व इस दौर में पूरी दुनिया में उभर करके आया। और उन्होंने देश की जनता को एक बात कही है कि पूरी दुनिया के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी संकट के दौर में, इसमें कहीं कोई हिचक के साथ कहने की कोई बात नहीं है, स्वीकार करने की बात है। लेकिन वो किस प्रकार से ठीक हो, इस बात का अभी मार्ग देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें सुझाया है। वोकल फॉर लोकल की बात उन्होंने कही है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसमें अलग अलग जो वर्ग समूह हैं, उसमें मजदूर के लिए उसमें पैसा है। कांग्रेस हमलावर है, वो तो कांग्रेस तो सीधा सीधा कहती है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भी एक जुमला है। आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनाने पर अब सरकार जो है वो तैयार होगी, 6 साल से देश की सत्ता में है और अब आत्मनिर्भर बनाने का मंत्र दे रही है। और 20 लाख करोड़ का एक नया जुमला जो वो दे दिया गया, गरीब की जेब में एक पैसा तक गया नहीं। तो ये इस पे तो फिर आपके ऊपर कांग्रेस के हमले भी हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस हमला करे, लेकिन तथ्य हम बताना चाहेंगे कांग्रेस के नेताओं को। जो मोदी जी का पार्ट 1 था, उसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और मेक इन इंडिया इसको मजबूत करने के लिए देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, इस बात की उन्होंने व्यवस्था की थी। स्टार्टअप जैसी ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की थी कि जिसमें हमारे देश की जो सामान्य से सामान्य नौजवान की प्रतिभा है वो निकल करके आए, और वो निकल करके आई, पूरी दुनिया में उसने अपनी एक धाक जमाई। ये उन्होंने पार्ट 1 में करके दिखाया है, कोई जुमलेबाजी नहीं है। ये स्पष्ट है कि किस प्रकार से हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें स्टार्टअप जैसे जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी ने दिए थे, उनका एक निर्णायक उसकी भूमिका उसमें रही। और मैं समझता हूं कि अब भी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जितने पैकेज अलग अलग वर्ग समूहों को दिए गए हैं, अगर उनका ठीक से अध्ययन करेंगे, और तो मैं समझता हूं उन्होंने अध्ययन किया भी होगा, और जहां जहां वो लोगों को इसमें प्रोत्साहित कर सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 20 लाख करोड़ की जो एक देश के प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की है, उसमें लोगों को लगाएं, उसमें लोगों को काम करने के बहुत सारे मौके, उसमें रेडी फड़ी वाले से लेकर के छोटे उद्योग और बड़े उद्योगपति तक, और किसान, उसको भी उसमें पैसा अतिरिक्त दिया गया है, सब वर्गों को दिया गया। मैं तो विपक्ष के लोगों को ये आग्रह करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो अपने लोगों को, या जहां वो जिन लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, इन योजनाओं का लाभ उठा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान करें। सर, इन तमाम मसलों के अलावा एक सवाल और है, लगातार जो है वो चर्चाएं रहती है। हरियाणा में पार्टी का जो नेतृत्व है वो आपके पास है, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट आप हैं,
लेकिन अब जो है वो ये चर्चा है कि आपके कार्यकाल के पूरा होने के चलते नई लीडरशिप जो है वो होगी या आप ही के ऊपर पार्टी एक बार फिर भरोसा जताएगी। क्या तैयारी है सर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व को लेकर? देखिए, मेरी तैयारी जो कार्यकर्ता के नाते है कि जो भी काम पार्टी ने अब तक दिया है वो बहुत मन से किया है। और जहाँ तक प्रदेश अध्यक्ष की तैयारी की बात है तो हमने मंडल अध्यक्षों का चुनाव हमारा संपन्न हो चुका है। जिला अध्यक्षों के चुनाव की तैयारी पूरी हमने कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो इस तक के लिए सारी जो प्रदेश के संगठनात्मक व्यवस्थाओं के नाते जो होती है तैयारी वो सारी संपूर्ण है। हाँ, लेकिन फैसला इसमें केंद्रीय नेतृत्व ने करना है कि कब प्रदेश अध्यक्ष को वो लेकर के आएंगे, किसको बनाएंगे। मैं तो एक बात कह सकता हूं कि कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेवारी बनती है वो जिम्मेवारी बखूबी अब तक मैंने निभाई है और भविष्य में भी जहां भी पार्टी काम करने के लिए कहेगी वहां काम करने की एक जो स्थिति रहती है कार्यकर्ता के नाते वो काम करेंगे। ये चर्चाएं चल पड़ी है कि बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो हरियाणा में कभी भी हो सकता है। हालांकि इस वक्त तो हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बाद कभी भी बड़ौदा का उपचुनाव हो सकता है। ऐसे में पार्टी का जो स्टेट का प्रेसिडेंट का फैसला है वो भी बड़ौदा उपचुनाव के चलते टाल दिया गया है। इस तरीके की चर्चाएं हैं, क्या ऐसी संभावना बन रही है कैसे? देखिए, मुझे इस प्रकार की कोई वो संभावना नजर नहीं आती कि कोई फैसला बड़ौदा के चुनाव को लेकर के कोई पार्टी करेगी। ये पार्टी की एक व्यवस्था है, अपनी व्यवस्था, अंतरंग व्यवस्था है पार्टी की। और ये पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव अगर ये कोरोना का संक्रमण का संकट का दौर नहीं आता तो मुझे लगता है पहले हो गया होता, लेकिन ये इस दौर के कारण से ये रुका है। इसका बड़ौदा के उपचुनाव से कहीं कोई नाता नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी की जैसे पूर्व में हम लोग तैयारियां रखते हैं वैसे हमारी तैयारी पूरी है। ये चुनाव आयोग को फैसला लेना है कि कब किन परिस्थितियों में चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग जब इस मामले में फैसला लेगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में ये चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवार आपका होगा या गठबंधन का होगा, इस पे कोई रणनीति बना रहे हैं सर? देखिए, हम अपनी जो तैयारी है चुनाव की वो हम लोग संगठनात्मक तैयारी करने में पार्टी हमारी लगातार लगी रहती है। हाँ, लेकिन जहाँ तक बाकी बातें हैं वो जब चुनाव घोषित होगा उस समय इस बात पे चर्चा होगी। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि वर्चुअल रैली कल यानी 14 जून को होने जा रही है और जिसमें लाखों जो लोग हैं वो केंद्र सरकार की जो 1 साल की उपलब्धियां हैं उन तक लोगों तक वो उन उपलब्धियों को पहुंचाया जाएगा। साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुभाष बराला ने सलाह दी है और ये कहा है कि इस तरीके की जो वर्चुअल रैली है या वर्चुअल जो कार्यक्रम है वो करने पर कांग्रेस को भी विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें खर्चा कांग्रेस जिस तरीके से बता रही है वैसा खर्चा नहीं होने वाला है।